नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इससे पहले कि विस्तृत जानकारियों की ओर आगे बढ़े, फटाफट से बता देता हूं कि आखिर जानकारियां क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब 30,000 रुपए और 36,000 रुपए स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का डेट बिल्कुल नजदीक आ गया है। 31 तारीख का लास्ट डेट है। आप भी अगर एलिजिबल हैं तो 30,000 रुपए या 36,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। पिछले साल जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ है। चलिए आगे पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, कौन कौन एलिजिबल हैं वो भी समझाऊंगा, और वो जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है 5,500 लोगों का, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। एमएससीपी को लेकर के एक कड़ी टिप्पणी करते हुए माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुनाया है, जो कि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणी की है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ, क्या अब अगर मिलिट्री सर्विस पे जैसे 8वें पे कमीशन में रिकमेंडेशन भेजा गया है, 30,000 रुपए मैक्सिमम है ऑफिसर्स के लिए बताया गया है। अगर मान लीजिए ये इक्वल हो जाता है तो क्या अब पेंशन में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी? अगर इक्वल एमएसपी मिल जाता है तो हमारे पेंशन में क्या बढ़ोतरी, क्या फायदा होगा? क्योंकि 8वें पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने का मुद्दा आर्मी हेडक्वार्टर ने भी भेजा हुआ है प्रपोजल, तो इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आगे जानकारी दूंगा कि एक लेटर पेंशनर को जारी किया गया कि आप रसीद भेजें, हम आपको पैसे भेज देंगे। जी हां दोस्तों, और ये पे अकाउंट ऑफिस द्वारा ही जारी किया गया लेटर है। इसके बारे में भी आगे आखिरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो ऐसे में आप भी अगर इसी कैटेगरी में हैं, आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन वीडियोस तो देख रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जानकारियों से महरूम ना रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। बच्चों के लिए 30,000 रुपए और बच्चियों के लिए 36,000 रुपए मेरिट लिस्ट भी हुआ जारी। कुल 5500 लोगों को मिल गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीएमएसएस यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसके बारे में बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 30,000 रुपए बच्चों को और 36,000 रुपए बच्चियों को मिलते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ होनी जरूरी है। इसका आखिरी डेट है 31 दिसंबर। वैसे तो नवंबर तक होता है लेकिन डेट अब की बार बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। तो आप जरूर अप्लाई करें अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से कोर्सेज के लिए मिलता है, आखिर ये स्कीम है क्या, इसका मोटा मोटा एक आपको ओवरव्यू देता हूं। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। आप देख पा रहे हैं उस स्कीम का यहाँ बैकग्राउंड दिया गया, फिर उसका एम बताया गया है और कब से शुरू हुआ है, कितने लोगों के लिए शुरू किया गया था, आज के डेट में कितना है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ देख पा रहे हैं। 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले 4,000 लोगों को यह स्कीम दिया जाता था, 15,000 बच्चों के लिए, 18,000 बच्चियों के लिए, जिसको रिवाइज करके 2012-13 में 24,000 बच्चों के लिए और 27,000 बच्चियों के लिए किया गया और संख्या 4,000 ही रहेगी। उसके बाद 2015-16 में इस संख्या को बढ़ाकर 5500 लोगों को दिया जाने लगा दोस्तों, और इसमें से 24,000 रुपए बच्चियों के लिए, 27,000 रुपए बच्चों के लिए, और इसका जो 5500 जो स्ट्रेंथ है इसको 2750 बच्चों के लिए और 2750 बच्चियों के लिए फिक्स किया गया। और आज के डेट में 2019-20 में इसको बढ़ा करके 30,000 बच्चों के लिए, 36,000 बच्चियों के लिए किया गया है और 5500 ही लोगों को मिलता है, 5500 ही बच्चों को मिलता है, 2750 बच्चों को, 2750 बच्चियों को। इतने स्ट्रेंथ में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप या तो एक्स सर्विसमैन हो, विडो हो, या तो फिर आप कोस्ट गार्ड के भी अगर पूर्व से मतलब रिटायर्ड पर्सन है तब भी आपको एलिजिबल है ये स्कीम। और इसके लिए कुछ प्रायोरिटी है, वैसे किनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा वो सारा चीजें आपको मिलेगा। इसके लिए मिनिमम मार्क्स +2 में 60% बच्चों का होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको पहले जो पहला साल है, जैसे एडमिशन लेते हैं उसी साल जो है आपको अप्लाई करना है। एक बार मिस हो गया तो आगे जाकर के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर है दोस्तों। इसके आगे पैरामिलिट्री, सीएपीएफ वगैरह को ये लागू नहीं है और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही ये लागू है। एज का क्राइटेरिया बच्चों का मैक्सिमम 25 साल, बच्चियों के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, विडो के लिए भी कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है।
अब देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर कैटेगरी है, किनको किनको पहला कैटेगरी में रखा गया, किल्ड इन एक्शन, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में जो डिसेबल्ड इन एक्शन है, इसी तरीके से प्रायोरिटी फिक्स किया गया है। और जो नॉर्मली पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है, जो जवान है, उनके लिए छठा प्रायोरिटी है। लेकिन बहुत सारे संख्या में बच्चों को मिलता है, पूर्व सैनिक जो नॉर्मल प्रायोरिटी के बच्चे हैं उनको भी मिलता है। आगे लास्ट में मैं आपको जो पिछले साल का मेरिट लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए, अब ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों। अब ये जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से जो है ये जाएगा और इसको अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में करना है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का करते हैं वैसे ही करना है। अब इसमें कौन से कोर्सेज के लिए दोस्तों ये दिया जाता है वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर वो कोर्सेज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कौन से कोर्सेज होंगे, लाइक यानी कि एग्जांपल के तौर पे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीए प्लस एलएलबी, बीडीएस, बी आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा, duly recognized by the respective government regulatory bodies such as All India Council for Technical Education, National Medical Commission, UGC एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स हो, रिकॉग्नाइज्ड कोर्स हो। अब इसमें कोई एमएससी, एमए वगैरह के लिए अगर करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डिग्री, पीजी कोर्सेस आर नॉट एलिजिबल, PMSS एक्सेप्ट MBA, MCA। मास्टर डिग्री में केवल MBA और MCA को लागू है, बाकियों को लागू नहीं है। तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पूरा समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों, अब की बार वैसे तो नवंबर में लास्ट डेट होता है, लेकिन अब की बार ये लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो आप अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 30,000 रुपए बच्चों के लिए और 36,000 रुपए बच्चियों के लिए ये अमाउंट कम नहीं होता है दोस्तों। अब चलिए, पिछली बार जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका मैं मेरिट लिस्ट आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जिन्होंने भी 2024-25 में अप्लाई किया था उनका पूरा मेरिट लिस्ट निकल के आ गया है। ये कुल मिलाकर के मेरिट लिस्ट 5500 बच्चों का है। थोड़ा छोटा है, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा कि कितने नंबर तक का कट ऑफ आया है। ये देखिए, अब देखिए, चलिए मैं आपको कट ऑफ का दिखा देता हूं। यहाँ पर परसेंटेज है, तो ये वाला जो परसेंटेज वाला कॉलम है, ये देखिए 80% तक के जो है मार्क वाले बच्चों को मिला है। आगे ऊपर और भी कम मार्क वाले बच्चों को भी मिला है। इसका मिनिमम परसेंटेज तो आपने देखा 60% है, लेकिन 70, 75, 65% वाले बच्चों को भी मिला है। आगे ऊपर वाले पेज में आप अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे बच्चे भी है, ये देखिए, जिनको 70% भी मिला है, उनको भी मिला हुआ है। ये देखिए, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन कोर्सेस में कम मेरिट बनता है, उनको कम मेरिट में भी मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, देखिए 64% में भी बच्चों को मिला है, बीई, बीटेक वाले बच्चे को मिला है। तो कहीं ना कहीं आगे पूरा डिटेल्स है, एक्स सर्विसमैन का नाम भी है, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, कौन से वो बिलोंग करते हैं, सब कुछ यहाँ डिटेल्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप भी अगर एलिजिबल हैं, आपके बच्चे भी इन प्रोफेशनल कोर्सेस में कोर्स कर रहे हैं, तो आपको भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। सुनहरा मौका है, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, जरूर अप्लाई करें। तो आपके बच्चे अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपने अप्लाई नहीं किया, एडमिशन लेते टाइम ही अप्लाई नहीं किया, तो आगे फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे केवल उसका रिन्यूअल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। MSCP को लेकर एक ऐतिहासिक आदेश आया कोर्ट का, AFT ने कड़े सवाल पूछे और MSCP ग्रांट करने का आदेश सुनाया। दोस्तों, वैसे प्रमोशन के लिए जो अनविलिंग होते हैं उनको MSCP लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसे में जो प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग होते हैं उनको भी MSCP नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही एक मुद्दे के ऊपर, प्रमोशन कार्डर अनविलिंग वाले मुद्दे के ऊपर माननीय कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और बहुत ही कड़े सवाल पूछे, जस्टिफाइड सवाल पूछे, जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए माननीय कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। दोस्तों, माननीय AFT लखनऊ बेंच का 9 दिसंबर 2025 का ये जजमेंट का कॉपी आप देख पा रहे हैं। वैसे तो MSCP के केस में जिन्होंने भी कार्डर अनविलिंग किया है उनको MSCP ग्रांट करने के कई सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर खास है क्योंकि इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन मांगे हैं जो बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। अब इसका 13 नंबर जो पैराग्राफ है, यहां से आपको पता चलेगा। देखिए माननीय कोर्ट ने क्या दलील दी है। We have carefully perused the decision as cited by the learned counsel for the respondents and come to the conclusion that the said decision are not at all applicable in the present set of facts, simply because the applicant has not been afforded second or third opportunity to undergo the Havildar promotion cadre course. Whereas as per rules 3 opportunity ought to have to been given before depriving the benefits of MSCP, and since no document stating permanent or final unwillingness for the promotion cadre
हैज बीन प्रोड्यूस्ड, नो एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। यानी कि माननीय कोर्ट ने कहा कि कैडर के लिए अनविलिंग हो गए थे अगर ये पेंशनर, तो उनको दूसरी बार कैडर कराना था, तीसरी बार कैडर कराना था, 3 बार तो कैडर कर सकते हैं। तो जब आपने दूसरी तीसरी बार कैडर करने का मौका ही नहीं दिया, या पेंशनर ने भी दूसरी बार तीसरी बार भी अनविलिंग नहीं दिया, या मैंने परमानेंटली अनविलिंग दिया ऐसा लिख के नहीं दिया है, तो आप उनको एमएसपी से वंचित नहीं कर सकते। ये जबरदस्त फैक्ट, जबरदस्त जस्टिफिकेशन माननीय कोर्ट ने दिया है, क्योंकि प्रमोशन के लिए कोई अनविलिंग करता है तो एक बार का अनविलिंग से वो परमानेंट प्रमोशन के लिए अनविलिंग हो जाता है, लेकिन कैडर के लिए कोई अनविलिंग करता है तो वो एक चांस के लिए होता है, आगे उनको और चांस देने चाहिए कैडर के लिए, और 3 बार अगर कोई कैडर के लिए अनविलिंग करे तभी उनको अनविलिंग माना जाए। इसलिए माननीय कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए माननीय कोर्ट ने उनको एमएसपी ग्रांट करने का आदेश दिया, ये देखिए, और दूसरा जो है पीपीओ निकाल करके उनका एमएसपी के हिसाब से पेंशन फिक्स करने का आदेश दे दिया, जो कि एक अहम आदेश है दोस्तों। तो आप सबने देखा, माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कैडर के लिए जब 3 चांस दिए जाते हैं तो अनविलिंग भी 3 बार होना चाहिए या तो फिर, तो इसलिए ये अहम मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में भी पेंशनर हैं जिनको कैडर अनविलिंग की वजह से एमएसपी नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आप भी माननीय कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का प्रपोजल मैक्सिमम मिलिट्री सर्विस पे 30,000 है। जी हाँ, आप सबको पता है आर्मी हेडक्वार्टर ने बीच में जो प्रपोजल भेजा है 8वें पे कमीशन में, बहुत सारे प्रपोजल हैं, जिसमें से एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे का जो प्रपोजल है उसमें ये सामने आप देख पा रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे का जो प्रपोजल भेजा गया था आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, अब इसमें आप देख पा रहे हैं जवानों के लिए 12,000, जेसीओ के लिए 18,000, एमएनएस के लिए 21,000 और अधिकारियों के लिए 30,000 का प्रपोजल भेजा गया है। तो इसमें खुदा ना खास्ता अगर इक्वल एमएसपी मान भी लिया जाए आगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी लंबित है, ये मुद्दा अगर 8वें पे कमीशन में सबमिट होता है और कंसीडर किया जाता है, और मान लीजिए थोड़ा सा ही सही अगर चांसेस हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 30,000 रुपए अगर हो जाता है इक्वल एमएसपी, तो इसका फायदा कैसे मिलेगा पेंशनर को? क्या इससे फायदा होगा? अगर इक्वल एमएसपी 30,000 होता है तो कितना फायदा पेंशन में होगा, यह कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों पेंशनर को पेंशन के अंदर क्या क्या मिलता है? बेसिक पेंशन मिलता है, डीए का अमाउंट मिलता है, जिनको एफएमए मिलता है 1,000 रुपए महीने का उनको एफएमए मिलता है, और जो अगर कोई सीएए मिलता है किसी को, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, जो 100% डिसेबल होते हैं, तो वो पैसा मिलता है। इसके अलावा तो आपका पेंशन में कुछ नहीं मिलता है। आपने अगर पेंशन स्लिप देखा होगा तो आपको पता होगा कि पेंशन में क्या क्या मिलता है। पेंशन में केवल बेसिक पेंशन और डीए मिलता है, डिसेबिलिटी किसी का है तो डिसेबिलिटी का पैसा मिलता है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो गया तो फायदा कहां से होगा, आप जरा बताइए। जो सर्विस में हैं उनको तो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है हर महीने, तो उनका तो मिलिट्री सर्विस पे जैसे 30,000 हो गया, उनको तो सीधा फायदा मिल गया। अब पेंशनर को कैसे फायदा मिलेगा? कुछ पेंशनर सोचते हैं कि इक्वल एमएसपी 30,000 अगर बाई चांस 30,000 हो, 12,000 हो, 5200 हो, कुछ भी हो, बाई चांस ये इक्वल एमएसपी हो गया तो उसका आधा सीधा सीधा पेंशन में जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। हमें मिलिट्री सर्विस में बढ़ने का फायदा केवल और केवल 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए ही मिल पाएगा। जिनको भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं है उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएसपी बढ़ने की वजह से जो आने वाले समय में पेंशन आएंगे उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि उनका पेमेंट में बढ़ोतरी हो गया एमएसपी बढ़ने से, तो उनका जैसे ही पेंशन बढ़ जाएगा, अगला ओआरओपी जब जो ओआरओपी 4 आएगा 2029 में, तो उस ओआरओपी में उनके पेंशन के साथ हमारा पीछे वाले पेंशनर्स का पेंशन को कंपेयर करके ओआरओपी दिया जाएगा। इसलिए उस तरीके से उनका पेंशन में, हम जो पुराने पेंशनर हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी होगा। अब ये तो उनको होगा जिनको ओआरओपी लागू है, जिनको ओआरओपी लागू नहीं है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका पेंशन में ये एमएसपी के जरिए या इक्वल एमएसपी लागू भी हो जाए तब भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने मन से ये एक जो ख्याल है कि एमएसपी इक्वल हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा पेंशनर को, ये छोड़ दें। हाँ, सर्विस वालों को फायदा जरूर होगा और उनके फायदे की वजह से ओआरओपी के जरिए पुराने पेंशनर को, जिनको ओआरओपी का फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। तो इक्वल एमएसपी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर मन में रखिएगा कि इक्वल एमएसपी लागू होते ही पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, लेटर आया पेंशनर को, आप रिसिप्ट भेजें, हम आपको 2,900 रुपए और 53,348 रुपए पैसा भेजेंगे। दोस्तों ये मसला है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का।
जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर हैं वो ना सिर्फ आर्मी वाले बल्कि नेवी एयरफोर्स वाले भी या तो फैमिली पेंशनर भी फायदा सैनिक पाठशाला की जानकारियों का उनको मिल रहा है। अब पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को लेकर जब पेंशनर ने गुहार लगाई, ये नेवी के पेंशनर हैं, तो उनको लेटर आया कि आप रसीद भेजें, हम आपको ये पैसा भेज देंगे। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये लेटर इस बात का एग्जाम्पल है कि सैनिक पाठशाला की जानकारियों से ना सिर्फ आर्मी वाले बल्कि नेवी एयरफोर्स वाले पेंशनर भी लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए ये जो लेटर भेजा गया है ये IANS तानाजी की तरफ से भेजा गया है। जी हाँ, केयर ऑफ IANS तानाजी नेवल पेंशन ऑफिस की तरफ से भेजा गया है पेंशनर को। और यहाँ पर पेंशनर को यह बताया गया है कि उनका जो सर्विस के दौरान का एरियर था, कुछ पैसा बचा हुआ था, वो उनको अब मिलने जा रहा है क्योंकि पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लिए मांग की और अब ये लेटर उनको मिल गया कि आप रसीद भेजें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है मोहम्मद कासिम जी को और ये कहा गया है नौसेना वेतन कार्यालय मुंबई द्वारा डिफरेंस ऑफ लीव इनकेसमेंट मद के अंतर्गत 2900 रुपए तथा पे एंड अलाउंसेस मद के अंतर्गत 53,348 रुपए आपको दिए जाने हैं। देखिए आगे कहा गया है संलग्न प्रपत्र की 3 प्रतियां आपके हस्ताक्षर के लिए अग्रेसित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि जहां पर X का चिन्ह लगा है कृपया वहां अपना हस्ताक्षर करें एवं तीनों प्रतियों को अपने जिला के जिला सैनिक आयोग अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करके निर्मोचन केंद्र को भेज दें। यानी कि अब उनको भुगतान होगा, ये पैसा उनको भुगतान हो जाएगा 2900 रुपए और 53,348 रुपए जो कि उनका पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा था, पेन अलाउंस का बचा हुआ पैसा था। अब एक रिसिप्ट का कॉपी भेजा गया, ये देखिए प्री रिसिप्ट पूर्व रसीद। अब ये जैसे ही ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2900 रुपए और 53,348 रुपए, ये जैसे ही ये यहाँ पर जहां पर एक्स लिखा हो यहाँ जैसे ही ये सिग्नेचर करके नीचे जो भी अधिकारी हैं उनका काउंटर साइन करा करके ये रसीद जैसे ही भेज दिया जाएगा पेंशनर को, वो पैसों का भुगतान हो जाएगा। लेटर आया उनको कि आप ये जो रसीद हम भेज रहे हैं उसको फिलअप करके भेज दीजिए, हम आपका पैसा क्रेडिट कर देंगे। तो आपका भी अगर सर्विस के दौरान का कुछ पैसा छूटा हुआ है तो आज भी आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ भी छूटा हो, लिव इनकेसमेंट का छूटा हो, चिल्ड्रन एजुकेशन का छूटा हो, ट्रांसफर ग्रांट का छूटा हो, CILQ का छूटा हो, HRA का छूटा हो, लेकिन आपको पता होना है कि छूटा है या नहीं छूटा है, क्या क्या छूटा है आपको पता होना है। ये मैं नहीं बता सकता, ना ही कोई और बता सकता है, क्योंकि आपके सर्विस के दौरान क्या छूटा वो तो आप ही को पता होगा सर। और जितने पुराने पेंशनर हैं 1980 के 90 के, वो भी पूछते हैं कि सर मुझे पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम मिलेगा। अगर आपको याद है कि मेरा फलाना चीज छूटा था तो आप क्लेम कर दीजिए। हालांकि उस समय का पैसा तो अमाउंट तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लेम आप कर सकते हैं। लेकिन मिलने के चांसेस पुराने पेंशनर्स के लिए बहुत कम है। जो रिसेंटली रिटायर होके आए हैं 2016 के बाद खास करके, उनके लिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम चेक करना और क्लेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।